फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एवन ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम आज बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सब लोग इसको देखेंगे। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। समझ में आ गया? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग टिक लगाते चले, पढ़ते चले। तो आइए देखिए कैसे है कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में अनुकूल परिस्थितियों में से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में अनुकूल परिस्थितियों में कैसे प्रजनन होता है। दो जीवाणुओं का नाम दिया है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में अनुकूल परिस्थितियों में कैसे प्रजनन होता है, और ऑप्शन दिया है 4 गो। इसी 4 ऑप्शन में हमको चुन लेना है किसी एक को। समझ गए? तो चलिए, ऑप्शन नंबर 1 है कि समद्विविखंडन के द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा, कि लैंगिक जनन द्वारा, कि इनमें सभी विधियों से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए, समद्विविखंडन। क्या होगा? समद्विविखंडन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास कि राइजोम और कार्म जैसे अधोभूमिक तना क्यों विकसित होते हैं। क्वेश्चन बहुत मजेदार है। राइजोम और कार्म जैसे अधोभूमिक तना क्यों विकसित होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके लिए यहां दिखाई देता होगा। भोजन के संचय के लिए, वर्धी प्रजनन के लिए, कि बहुवर्षिता के लिए, कि इनमें सभी कारणों से। राइजोम और कार्म जैसे अधोभूमिक तना, ये जो है धरती के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, निकलता है। तो वो क्यों, किसके लिए वो विकसित होते हैं? तो यहाँ जो दिया है 4 ऑप्शन, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन जो होगा आंसर होगा, इनमें सभी कारणों से। ये सभी कारणों से राइजोम और कार्म जैसे अधोभूमिक तना विकसित होते हैं। समझ गए? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बाह्य दलपत्रों, क्या दिया है? बाह्य दलपत्रों, सेपल्स, इंग्लिश में इसको सेपल्स बोलते हैं। बाह्य दलपत्रों के चक्र को क्या कहते हैं? बाह्य दलपत्रों के चक्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बाह्य दलपुंज, बी है दलपुंज, और सी में परिदलपुंज, डी में पुमंग। तो देखिए, इसका आंसर ए होगा, बाह्य दलपुंज। समझ में आ गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए कि पराग कणों को क्या माना जाता है। पराग कणों को क्या माना जाता है? ए में दिया है नर जुग्मक, बी में लघु बीजाणु, कि सी में मादा जुग्मक, डी में दिया है दीर्घ बीजाणु। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लघु बीजाणु होगा। समझ में आ रहा है? क्या होगा? लघु बीजाणु इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 5 देखें। पराग कोशों से पराग कणों के स्फुटन और विकिरण को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पराग कोशों से पराग कणों के स्फुटन और विकिरण को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पराग कोशों से पराग कणों के स्फुटन, ये जानते हैं पराग कोश और पराग कण किस में पाए जाते हैं? आप सभी लोग फूल को देखे होंगे। समझ गए? फूल को देखे होंगे, वो फूल में ही, ये फूल के ही भाग में पाए जाते हैं। पराग कोशों से परागकण, परागकोश, परागकण। समझ गए? पुमंग, पुंकेसर, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, फूल में होते हैं, फूल के भाग होते हैं, फूल के पार्ट होते हैं। समझ गए? तो इसमें हमको बताना है कि पराग कोशों से पराग कणों के स्फुटन और विकिरण को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 4 ऑप्शन में हमको टिक करना है। डेहिसंस, ए में क्या है? डेहिसंस, बी में है एथेंसिस, और सी में है परागण, और डी में इनमें कोई नहीं। क्या है? डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया है एथेंसिस। क्या दिया है? एथेंसिस। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि पराग कोशों से पराग कणों के स्फुटन और विकिरण को क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या मारा जाएगा? एथेंसिस। क्वेश्चन 6 को पढ़िए। देखिए, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? दिया है कि पराग कोश से वर्तिकाग्र,
समझ में आ रहा है? पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती है? ए में है स्फुटन, बी में है एथेंसिस और सी में है परागण और डी में है निषेचन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि परागण होगा। क्या होगा? परागण होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 को देखते हैं। अव्यूल सैक में प्रवेश के समय पराग नली में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? ये जितने अभी क्वेश्चन आप लोग देखे 5, 6, 7, ये सब क्रिया किस में हो रही है? एक फूल वाले में होती है, फूल वाले में हो रही है। तो ये जानिए, फूल वाले में आपके चैप्टर में दिया होगा, उसमें देखेंगे ना, ये सारे के सारे मिलेंगे और याद भी हो जाएंगे। तो अव्यूल सैक में प्रवेश के समय पराग नली में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं डी के पास। प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बोला है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जानते हैं कहाँ होता है? किडनी और पेनिस के मध्य में होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, जो आदमी पेशाब करता है तो वहाँ ग्लैंड लगा रहता है, वो रोकता है, स्पर्म को एक बार जाने देता है जब क्रिया होती है तो, और एक बार पेशाब को जब क्रिया होती है तो उसको जाने के रोकता है और खुलता है। समझ गए? वहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड लगा होता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है हमेशा नर स्तनधारियों में होता है। किसमें? सिर्फ नर स्तनधारियों में होता है, यानी कि पुरुष में प्रोस्टेट ग्लैंड पाए जाते हैं और भी जो होंगे उसमें पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन 9 को देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वीर्य किसे कहते हैं? ये बायोलॉजी का अभी हमने 8 क्वेश्चन देखे। 8 क्वेश्चन के बाद ये 9 क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। VVI है, एग्जाम में आ सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ। समझ गए? ये दिया है कि वीर्य किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन में खोज करना है। फर्स्ट है, ए में दिया है ताजा रक्त के तरल माध्यम को, बी में दिया है जमे रक्त के तरल माध्यम को, सी में दिया है तरल माध्यम जिसमें शुक्राणु पल्वित रहते हैं, और डी में दिया है शुक्राणु और सभी सहायक ग्रंथियों के स्राव के मिश्रण को। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताजा तरल माध्यम जिसमें शुक्राणु पल्वित रहते हैं। वैसे तरल माध्यम जिसमें क्या रहते हैं? शुक्राणु पल्वित रहते हैं, इसको बीर्ज कहते हैं। आ रहा है समझ में? अब अगला क्वेश्चन को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मासिक चक्र। हर एक स्त्री को 12 वर्ष के उम्र के अधिक वाले स्त्रियों में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और ये प्रक्रिया चलती है कितने दिन की? ऑप्शन में हम देख लेते हैं। ए में है 20 दिन, बी में है 25 दिन और सी में है 28 दिन और डी में है 30 दिन। समझ में आ रहा है? ये 4 ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा 28 दिन। समझ गए? ये क्या होगा? 28 दिन जो होता है एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र चलता है। अब हम आखिरी क्वेश्चन के पास पहुंचने वाले हैं। आखिरी क्वेश्चन है 11। क्या है? 11 है। क्वेश्चन कहा कि मनुष्य में, क्या बोला है? मनुष्य में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? मनुष्य में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग बायो का चैप्टर प्रजनन को प्लाट कर देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए इसका हम खोज करते हैं। ऑप्शन ए में है फैलोपियन नली में, बी में है गर्भाशय में, सी में है फैलोपियन नली से गर्भाशय तक कहीं भी, डी में है जोनी में। देखिए मनुष्य में निषेचन की जो क्रिया होती है वो
ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर होगा, फैलोपियन नली में होता है। समझ में आ गया, ये कहाँ होता है, फैलोपियन नली में इस क्वेश्चन का आंसर होगा।